अपना यूनियन जुडिशरी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट अपन ने कर लिए थे। तो अब अपन वापस आते हैं अपने पार्ट 6 में, जिसमें अब अपन देखेंगे पार्ट 6 का चैप्टर 5, जो कि बात करता है स्टेट जुडिशरी की। स्टेट जुडिशरी में अपन किसको पढ़ेंगे? ये अपना है आर्टिकल 214 से 231 तक। इसमें अपन पढ़ते हैं अपना हाई कोर्ट, जिससे अभी अपन पिछली क्लास में कर रहे थे यूनियन जुडिशरी कर रहे थे पार्ट 5 के अंदर अपन सुप्रीम कोर्ट का। वैसे काफ़ी सिमिलर प्रोविजंस है हाई कोर्ट के लिए भी स्टेट की लेवल पे। हाई कोर्ट का अगर अपन जनरल देखें तो क्या होता है, तो हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है, पर किसका? विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। ठीक है, ये जो स्टेट होता है उसकी जुडिशरी का हेड होता है हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का। इसका बेसिक है। अब अपन आर्टिकल्स में आए तो सबसे पहले अपन देखेंगे आर्टिकल 214। छोटा सा क्लॉज है, एकदम सिंपल सी लाइन है उसमें, जो बताता है कि जो डिक्लेयर कर रहा है कि वहाँ पे शैल हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए। इसका ये मतलब, इसका अपन क्या मतलब निकाल सकते हैं कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, है ना। तो क्या इससे ये मतलब होगा कि हर स्टेट का, एवरी स्टेट शैल हैव सेपरेट हाई कोर्ट? बताओ। क्या आर्टिकल 214 से अपन ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हर स्टेट का अलग सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए? यस यस, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट का सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, नो होगा इसका आंसर। क्यों नो होगा? इसके लिए अपन आएंगे जल्दी से आर्टिकल 231 के अंदर। 231 का क्लॉज 1 अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि कॉमन हाई कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं दो या ज़्यादा स्टेट्स के लिए, दो या ज़्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है, या 2 और मोर स्टेट्स प्लस यूनियन के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए भी स्टेट हाई कोर्ट, एक कॉमन हाई कोर्ट इन सब के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिक्लेयर किया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो शेयरिंग में हो कि सिंगुलर हो अलग से, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है स्टेट, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का मेंशन नहीं है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के लिए अपन आगे देखेंगे क्या होता है, एकदम एंड में अपना आखिरी आर्टिकल रहेगा वो यूनियन टेरिटरी का। तो ये है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि होना ही है। फिर इनकी एक छोटी सी पावर बताई है, एक और डिक्लेरेशन दिया है अपन को आर्टिकल 215 में। इसमें बताया है कि जो एवरी हाई कोर्ट होगा, एवरी हाई कोर्ट शैल वर्ड अपन तब यूज़ करते हैं जब मैंडेटरी होता है ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होता। शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के टाइम, तो यहाँ पे भी सेम पावर्स हाई कोर्ट को भी दी गई है, उसको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया गया है। और इसके थ्रू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से जो भी पावर्स आती हैं, पावर्स इनहेरेंट होती है, वो सब हाई कोर्ट में वेस्ट करेंगी, इंक्लूडिंग, एक स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जनरल तो है ही जो भी होती हैं, इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे सिंपल सेम डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट का जैसा था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस हो जाता है कि जो इनकी पावर रहेगी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इनकी पावर रहेगी जो एज अ पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। अपन ने इसको सुप्रीम कोर्ट के केस में अपन ने देखा था कि ये अप्लाई करेगा ऑल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स पे ना। तो जितने भी कोर्ट्स
सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, उन सब के अगेंस्ट भी, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पनिशमेंट दी जा सकती है कंटेम्प्ट के लिए। तो हाई कोर्ट जो ये पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ये मेनली उसकी उसकी जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा, एक स्टेट के अंदर पूरी बाउंड्रीज जो बनी रहती है, जनरली वहीं तक उसका जुरिस्डिक्शन होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो वहीं तक एक हाई कोर्ट की पावर्स एक्सरसाइज होंगी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है कि उसके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, उसके जो भी जजमेंट्स वगैरह होते हैं, सब उनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है ना, तो वो सब होता है। फिर यहाँ अपन देखते हैं आगे कि कैसे बनता है हाई कोर्ट। आपने बता दिया कि एक हाई कोर्ट होना है, एक हाई कोर्ट होगा, वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, पर बनेगा कैसे, वो बताया अपन को आर्टिकल 216 के अंदर, जिसमें बताया है कि जो हर हाई कोर्ट रहेगा, एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ क्या, एक एक तो चीफ जस्टिस रहेंगे, ये तो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड है, और इसके साथ साथ, इनके साथ साथ, एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपन को एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया था, जिसको अमेंड करके बार बार बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बस एक नंबर है जो है चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस तो होनी चाहिए, और बाकी का सच अदर छोड़ दिया है, जो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से डिसाइड करे। ऐसा क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हर स्टेट अलग होता है, हर स्टेट की ज़रूरतें अलग होती हैं। अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स एक साथ हैं, उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादा जजेस लग सकते हैं, और ऐसे ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को फ्रीडम दी गई है कि हर हाई कोर्ट का अलग अलग नंबर फिक्स किया जा सके। यहाँ तक इसके लिए फ्रीडम है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन ने बता दिया कि एक चीफ जस्टिस होगा और सच अदर जजेस होंगे, पर इनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी इनकी सर्विस की, वो सब अपन को आर्टिकल 217 के अंदर बताया गया है। कि इसका क्लॉज 1 अपन को सिंपली बता रहा है कि जो भी जज होंगे ऑफ हाई कोर्ट, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट तो उनका प्रेसिडेंट साहब करेंगे। अपन ने इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी समझा था, अपन इसके लिए आर्टिकल 217 के अंदर नहीं जाएंगे, इसके लिए अपन देखेंगे जो अपन ने 4 केसेस देखे थे। फर्स्ट जजेस केस देखा था अपन ने, किसी को याद हो तो, उसमें बोला गया था कि जो कंसल्टेशन वर्ड है, कंसल्टेशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब कंकरेंस नहीं होता है, ये फर्स्ट जजेस केस में बोला था। फिर एक सेकेंड जजेस केस आया था, उसमें बोला था कि नहीं, ये गलत है, कंसल्टेशन में कंकरेंस होता है, मतलब जो भी सीजीआई साहब उनको बता रहे हैं उनको वही फॉलो करना है। यहीं पे कोलिजियम सिस्टम भी सेटअप हुआ था अपना। फिर इसके बाद आया था अपना थर्ड जजेस बेंच, तो यहाँ पे अपने लिए भी ज़्यादा रिलेवेंट होगा। थर्ड जजेस केस में क्या हुआ था, ये जो अपना कोलिजियम सिस्टम बना था, इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया था, है ना, और इसमें अपन को अलग अलग तरह के बताए थे। अपन ने इसमें मेनली देखा था सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए अपन ने प्रोसेस देखा था, है ना, और इसमें अपन को हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए भी बताया था। तो इसमें क्या प्रोसेस बताया था, थर्ड वाले केस में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस 1999 का था, उसमें था कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब को कंसल्ट करना पड़ेगा सीजीआई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इस्टेब्लिश हुआ था अपना थर्ड जजेस केस में कि प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे, बट इनके कंसल्टेशन के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसको चेंज करने के लिए अपना आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी अपन ने देखा था। इससे एनजेएसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी ना, नेशनल जुडिशियल जो वो था अपॉइंटमेंट कमीशन था, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई थी इसके अंदर, पर इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया था फोर्थ जजेस केस में, स्ट्रक डाउन बाय फोर्थ जजेस केस, 2015 का जो केस था अपना। इसकी वजह से जो थर्ड जजेस केस की वजह से जो ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये रिवाइव हो गया था इस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत,
हेलो। फिर अपन देखते हैं, फिर अपन को आर्टिकल 217 के अंदर ही बताया गया है कि कितनी एज तक होल्ड करेंगे, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है। तो पहले तो जो मैक्स एज बताई है अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए एज अ जज, वो है 62 ईयर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 65 है, यहाँ पे 62 है। ठीक है, फिर अगर वो अपना पोजीशन खाली करना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं, ये सब अपन को प्रोवाइजो के अंदर बताया है, फर्स्ट क्लॉज के, प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 1। उसमें बताया है कि या तो वो चाहे तो रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन किसको करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, वो प्रेसिडेंट साहब को रिज़ाइन करते हैं। ठीक है, गवर्नर को नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं, रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट साहब को ही जाता है। या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव्ड, ये कौन करेगा, ये भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे। पर कैसे करेंगे उसका बताया गया है कि बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा एज इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाता है, बिल्कुल डिट्टो सेम हाई कोर्ट के जज को निकाला जाएगा, जिसको अपन इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, जो कि पार्लियामेंट में चलता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 ग्राउंड बताए गए हैं किसी भी हाई कोर्ट जज, किसी भी जज को निकालने के लिए, है ना। क्या क्या ग्राउंड बताए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में अगर स्पेशल मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है, प्रूफ हो जाता है मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, तो किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जा सकता है। ये प्रोसेस अपन देखते हैं आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अंदर। और यहाँ पे जो प्रोवाइजो है वहाँ पे बताया गया है कि यही सेम वाला प्रोसेस फॉलो होगा हाई कोर्ट जज के लिए भी। मतलब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रूल नहीं है। ये कुछ तरीके हैं, अपॉइंटमेंट हो गया और निकालने का भी तरीका बता दिया गया है। फिर अपन ने देखा था, अपन अगर आर्टिकल 219 में आए तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आती है किसी भी जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए कि उनको ओथ और एफर्मेशन देना पड़ेगा। ये किसको देंगे ओथ और एफर्मेशन, यहाँ पे ध्यान रखना ये दिया जाता है गवर्नर साहब। गवर्नर साहब ओथ के सामने ओथ और एफर्मेशन लेते हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे, रिमूवल भी प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर से ही होगा, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को जाएगा, बट जो ओथ और एफर्मेशन होगी वो गवर्नर साहब के सामने दी जाती है। और किस फॉर्म में दी जाएगी वो बताया गया है अपन को 3rd शेड्यूल में। तो गवर्नर साहब का सिर्फ एक ही रोल है यहाँ पे। फिर अपन ने एक और चीज़ देखी थी सुप्रीम कोर्ट के केस में कि अगर कोई भी इंसान जज रह चुका है तो वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो सिमिलर रूल यहाँ पे भी है। ये रूल अपन को बताया गया है आर्टिकल 220 के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है परमानेंट जज। कोई अगर परमानेंटली जज बना है किसी भी हाई कोर्ट का, ये परमानेंट जज यहाँ पे ये क्यों रेलेवेंट है ये अपन आगे देखेंगे। पर वो परमानेंट जज अगर रह चुका है किसी भी हाई कोर्ट का तो वो प्लीड नहीं कर सकता, ना ही वो एक्ट कर सकता है किसी भी कोर्ट के सामने, इन एनी कोर्ट या फिर एनी अदर अथॉरिटी। पर सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था वहाँ पे किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में कहीं पे भी एक्ट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं वो सिर्फ उन्हीं कोर्ट्स के लिए हैं जो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आती थी। मतलब वो एक्सेप्ट वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है, और अदर हाई कोर्ट्स में। तो अदर हाई कोर्ट जिसमें वो परमानेंट जज नहीं एक्ट किया है उन हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पे उन हाई कोर्ट के जजेस को थोड़ा लीवे दिया गया है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है ना। फिर सिंपल सी चीज़ है, सैलरीज वगैरह बताई गई हैं आर्टिकल 221 के अंदर। उसमें सैलरीज है तो सैलरीज क्लॉज 1 बताता है कि सैलरीज कौन बताएगा, कौन डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं करेगी, पार्लियामेंट करेगी।
पार्लियामेंट बाय लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही बात नहीं है, काफ़ी फर्क है, ठीक है। पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं रहेगा, और जब तक नहीं बनाती तब तक सेकंड शेड्यूल लगेगा, ठीक है। फिर जो प्रिविलेजेस अलाउंसेस, ये क्लॉज 2 में अपन को सिर्फ सैलरीज का मेंशन है, क्लॉज 1 के अंदर सिर्फ सैलरीज है। और अगर अपन क्लॉज 2 देखेंगे इसका, तो वहाँ पे बाकी चीज़ों की बात की गई है, प्रिविलेजेस होंगे, अलाउंसेस होंगे, छुट्टियाँ होंगी, सैंक्शंस जो भी रहते हैं, लीव ऑफ एब्सेंस होता है, प्रिविलेज, वो सब वो भी पार्लियामेंट बनाएगा बाय लॉ। और जब तक नहीं बता तब तक सेकेंड शेड्यूल। और इसी के प्रोवाइजो में अपन को दिया हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी क्लॉज 2 में चीज़ें हैं, इनको डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उनके ऑफिस के ड्यूरेशन में जब वो काम कर रहे हैं उसके बाद किया जा सकता है ना, अपॉइंटमेंट के बाद नहीं कर सकते, मतलब जब दौरान उनकी अपॉइंटमेंट चल रही है उसके दौरान आप उनके डिसएडवांटेज के लिए इनको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यहाँ तक तो सेम ही है ऑलमोस्ट सब, कोई दिक्कत है? अब आते हैं अपन आर्टिकल 222 पे। यहाँ पे बात करी गई है ट्रांसफ़र की। तो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी अपन को वही सेम केस में बताया गया था। कौन सा था? थर्ड जजेस केस जो था अपना, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, थर्ड जजेस केस, जिसमें अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस बताया गया था और इसमें ट्रांसफ़र का भी बताया गया है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जज का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। कैसे होगा? ये प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, होगा तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही, पर होता कैसे है ये होता है कंसल्टेशन के साथ, कंसल्टेशन के बाद। किससे? कोलिजियम सिस्टम से, कोलिजियम से होगा। पर इनमें कोलिजियम में कौन कौन होगा? इसमें होंगे सीजीआई साहब प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको सिर्फ 2 ही चाहिए, हाई कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए आपको सिर्फ 2 जजेस चाहिए, पर अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो आपको वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस चाहिए। इनके साथ साथ 2 जो चीफ जस्टिस होंगे। कौन से चीफ जस्टिस? रेलेवेंट हाई कोर्ट के। रेलेवेंट हाई कोर्ट मतलब अगर ये हाई कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, यहाँ से किसी जज को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो इस कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होंगे और इन जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जो भी चीफ जस्टिस होंगे, इन दोनों का ओपिनियन भी लेना है कोलिजियम के साथ साथ। तो ये पूरा बैठेगा और इनके कंसल्टेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अपन को बताया गया था थर्ड जजेस बेंच के केस में ही। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र का तो प्रोविज़न दे दिया, पावर दे दी प्रेसिडेंट साहब को, बट यहाँ पे अपन को क्लॉज 2 बता रहा है 221 का ही, 222 का, सॉरी, क्लॉज 2 बता रहा है 222 का कि यहाँ पे जो है कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दी जा सकती है। अगर किसी जज को किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वहाँ पे उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दी जा सकती है। कितनी दी जाएगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा लॉ बना के, बाय लॉ। और जब तक नहीं बनाता तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल नहीं लगेगा, सेकंड शेड्यूल नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रेसिडेंट ऑर्डर बना के जो भी फिक्स करते हैं वो। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का प्रोविज़न दिया गया है। अब अपन आते हैं, जो अपन ने देखा था कि यहाँ पे परमानेंट जज का मेंशन है, तो परमानेंट जज अपन को अलग से मेंशन क्यों करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उसके अपन थोड़े प्रोविजंस देखते हैं। अपन आगे देखेंगे, सबसे पहले आता है अपना आर्टिकल 223 जो बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस की, कि जो करंट सीजे साहब हैं हाई कोर्ट के किसी भी, उनका जो ऑफिस है वो या तो खाली है, मतलब अभी कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट ही नहीं हुआ है, या फिर जो करंट सीजे साहब हैं वो एब्सेंट है, छुट्टी पे हैं, इलनेस हो रखी है, कोई भी रीज़न से वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कौन परफॉर्म करेगा? तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फॉर दिस पर्पस, ठीक है।
यहाँ पे कोई जो अगर आर्टिकल 223 देखेंगे अपन, तो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इसके अंदर एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे किसी भी कंसल्टेशन रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो गई, तो अगर कोई दूसरा जज कोई खाली है या फिर कोई ज़रूरत पड़ रही है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए अपने पास आर्टिकल 224 जो बताता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है किसके, एडिशनल जजेस की, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा की कभी ज़रूरत पड़ रही है तो उनके लिए, एंड एक्टिंग जजेस की, यानी ये बेसिकली टेम्पररी जजेस की बात हो रही है। तो क्लॉज 1 बता रहा है अपन को, कुछ रीजंस बता रहा है क्या, कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, कि जो बिजनेस हो रहा है हाई कोर्ट का, उसमें है क्या हो रहा है, टेम्पररी इंक्रीज आया है, ठीक है? या फिर या तो टेम्पररी इंक्रीज आ रहा है, या फिर जो वर्क है वो बढ़ता, पाइल अप हो रहा है एक तरह से, है ना। तो प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि जो टेम्पररी इंक्रीज है और पाइल अप हो रहा है वर्क, या तो उनको फिर प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं उसको थोड़े टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, इंक्रीज कर देना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में नंबर इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर सकते हैं। किसको अपॉइंट करेंगे, ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि ड्यूली क्वालिफाइड होगा, पूरी क्वालिफिकेशन जिसकी फुलफिल हो रही होगी उसको अपॉइंट कर सकते हैं वो। किस चीज़ के लिए, किस पोजीशन के लिए उसको अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे वो पोजीशन होल्ड करेगा एडिशनल जज की। तो अपन ने देखा कि टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो टेम्परेरी पीरियड कितना हो सकता है, तो यहाँ पे जो मैक्स ड्यूरेशन बताया है इनके लिए एज एडिशनल जज के लिए, वो होता है 2 ईयर्स का। तो अगर किसी को भी इस क्लॉज के अंदर अपॉइंट किया जा रहा है तो एट मैक्स उसको सिर्फ 2 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है कि पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, ये अपन को बताया गया है आर्टिकल 217 के ही क्लॉज 2 के अंदर। क्लॉज 2 के अंदर अपन को क्वालिफिकेशन बताई गई, यहाँ पे 2 ही क्वालिफिकेशन है, एक तो मैंडेटरी है कि सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके बाद दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या, या तो उसने 10 या ईयर्स के लिए कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है, या फिर और 10 साल के लिए एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। अपन ने सुप्रीम कोर्ट के केस में देखा था कि एक और होता है एमिनेंट ज्यूरिस्ट का, अगर प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, पर यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं, हाई कोर्ट में ऐसा कोई अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट जजेस की, तो अगर प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कोई ड्यूली क्वालिफाइड है इन सब चीज़ों में, तो उसको भी एज एडिशनल जज अपॉइंट किया जा सकता है, और नॉर्मल जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया, सेम क्वालिफिकेशन है, सॉरी। फिर अपन वापस आते हैं अपना आर्टिकल 224 के अंदर, जहाँ पे अभी अपन ने एडिशनल जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करी, तो उसमें अगर अपन क्लॉज 2 देखें, इसमें अगर अपन क्लॉज 2 देखें, तो अगर कोई भी जज, एनी जज, कोई भी जज अगर एब्सेंट है या फिर अनेबल टू परफॉर्म है, मतलब अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहा है, या तो आया ही नहीं है,
या फिर वो एक्ट कर रहा है एज चीफ जस्टिस, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह एक्ट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं फिर से किसको, किसी भी ड्यूली क्वालिफाइड इंसान को, किस पर्पस के लिए, कि वो एक्ट करे एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। पर ये कितने टाइम के लिए होगा, अपन ने अगर एडिशनल का देखा तो एडिशनल में अपन को मैक्स 2 इयर्स बताया है। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे तब तक करेगा जब तक जो परमानेंट जज है, जिसकी जगह वो एज अ जज एक्ट कर रहा है, वो परमानेंट जज रिटर्न ना कर जाए। जब वो रिटर्न कर जाएगा इनकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जो पर्सन एक्ट कर रहा है एज अ जज। ये है। बट ये जो है क्लॉज 2 जो अपन ने देखा, जो एनी जज पे लग रहा है, ये है अदर देन चीफ जस्टिस, उनके लिए लग रहा है। कोई मेरे को बताएगा कि अदर देन चीफ जस्टिस क्यों है, ये चीफ जस्टिस पे वाला प्रोविजन क्यों नहीं लगता? हेलो, क्वेश्चन वापस। अभी अपन ने आर्टिकल 224 के क्लॉज 2 में अपन ने देखा कि अगर कोई भी जज एब्सेंट है, अनेबल टू परफॉर्म है, या सीजे जैसे एक्ट कर रहा है, तो उसकी जगह एज एन एक्टिंग जज किसी और को रखा जा सकता है। पर ये जो आर्टिकल 224 क्लॉज 2 है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अदर देन चीफ जस्टिस, तो ये चीफ जस्टिस पे क्यों नहीं लगता प्रोविजन? क्योंकि वो तो चीफ है ना भाई, ये क्या लॉजिक होता है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि अपन ने आर्टिकल 223 देखा था, वो सिर्फ स्पेसिफिकली एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए था, तो वहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो गई। तो अब जो यहाँ पे आर्टिकल 224 के क्लॉज 2 में अपन एक्टिंग जज की बात कर रहे हैं, उसमें तो चीफ जस्टिस अलग हो जाएगा ना, क्योंकि उनके लिए सेपरेट प्रोविजन है ऑलरेडी। आर्टिकल 223 पढ़ लेना, समझ जाओगे क्यों नहीं लगता। ठीक है। फिर इसका एक फाइनली क्लॉज 3 एक बताया अपन को कि जो भी एडिशनल जज अपॉइंट होंगे इस क्लॉज के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, या फिर कोई भी एक्टिंग जज अपॉइंट होंगे इस आर्टिकल के अंदर, वो अगर उनकी एज 62 ईयर्स हो गई तो वो उसके बाद अपॉइंट नहीं किए जा सकते, नो अपॉइंटमेंट। तो वही जो मैक्स एज नॉर्मल जजेस के लिए है, नॉर्मल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो भी इन सब जजेस के लिए भी है। ठीक है। तो अपन ने एडिशनल जज को अपॉइंट कर लिया, एक्टिंग जज को अपॉइंट कर लिया। अब अपन रिटायर्ड जजेस को, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, उनको अपॉइंट करेंगे। उनको कैसे अपॉइंट करेंगे, उनको अपन अपॉइंट कर सकते हैं आर्टिकल 224 के ए के अंदर। तो इसमें क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ा था मैंने। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसेंट ले सकते हैं, पहले किसका, पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर से गवर्नर नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे किसको, रिटायर्ड जज को। ये कैसे रिटायर्ड जज होगा, ये बताओ कि जो रिटायर्ड जज है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट करी जा सकती है क्या? क्या लगता है? तो यहाँ पे जो बताया गया रिटायर्ड जज, ये सिर्फ हाई कोर्ट्स के लिए, जिस हाई कोर्ट में वो जज अभी है, मतलब यहाँ पे जो भी चीफ जस्टिस का जो भी हाई कोर्ट है, वो वाले हाई कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर किसी अदर हाई कोर्ट का भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे प्रोविजन नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यहाँ पे प्रोविजन नहीं है रिटायर्ड। तो ऐसे किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करी जा सकती है, किसके लिए, कि आप आके सिट करें और एक्ट करें एज जज ऑफ हाई कोर्ट। और जो अगर रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उनने एक्सेप्ट कर ली, तो जब भी वो बैठेंगे ऐसे किसी भी प्रोसीडिंग में और एक्ट करेंगे, यस ठीक था ना, नहीं यस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट के, जो जिस हाई कोर्ट में अपॉइंट कराया जा रहा है रिटायर्ड जज को, वो वाले हाई कोर्ट या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट।
फिर यहाँ पे अगर जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है रिटायर्ड जज को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब भी वो किसी भी प्रोसीडिंग में बैठेंगे और एक्ट करेंगे तो उनको क्या होगा, उनको जो भी अलाउंसेस प्रिविलेजेस मिलने हैं, पावर्स मिलने हैं, जुरिस्डिक्शन मिलने हैं, वो कैसे मिलेंगे, जुरिस्डिक्शन जो भी होगी, पावर्स जो भी होगा, अलाउंसेस होंगी, वो सब डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। और जो भी एक्टिंग जज होगा, जो एक्टिंग रिटायर्ड जज होगा, वो कोई दूसरी ड्यूटीज़, जो अदर ड्यूटीज़ होती हैं किसी भी हाई कोर्ट जज की, उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, शैल नॉट एक्सरसाइज। तो बाकी की ड्यूटीज़ नहीं कर सकता, पर जो बैठ के एक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग में जो भी पावर्स ज़रूरी होंगी वो प्रेसिडेंट साहब उसको दे सकते हैं। ठीक है। फिर आते अपना जुरिस्डिक्शन देखते हैं थोड़ा सा, हाई कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा। तो अपन को आर्टिकल 225 में बताया है कि जो हाई कोर्ट रहेंगे उनका जुरिस्डिक्शन होगा बिल्कुल सेम टू सेम, कैसा, एज इट वॉज बिफोर द कमेंसमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो भी उनकी पावर्स थी, जो भी उनका जुरिस्डिक्शन था, वो बिल्कुल सेम टू सेम अभी भी रह जाएगा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये सब्जेक्ट टू रहेगा। सब्जेक्ट टू क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के, और इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर जो भी होगी उसके लॉज जो भी बनेंगे उनके भी सब्जेक्ट टू रहेगा। तो जनरल रूल है कि सेम टू सेम जुरिस्डिक्शन आ जाएगा, बट एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मिल सकती है। और अगर अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकती है अपने अपने हाई कोर्ट्स के लिए अलग अलग रूल्स, तो उनके सब्जेक्ट टू रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आते हैं अपन आर्टिकल 226 पे, जो अपन ने ऑलरेडी 2-3 बार किया हुआ है। इसमें पावर बताइए अपन को रिट्स की, इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 32 के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम है। इनफैक्ट आर्टिकल 226 इज ब्रॉडर, ज़्यादा बड़ा है आर्टिकल 32 के। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ही कैसे होती है, इसका क्लॉज 1 ही बताता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32, मतलब आर्टिकल 32 अपनी जगह सही है, उसका इस पे आर्टिकल 226 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे हर हाई कोर्ट को पावर दी गई है, वो अपनी टेरिटरी के अंदर, अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी पर्सन, ये पर्सन के अगेंस्ट भी करे जा सकते हैं रिट्स, अथॉरिटी के अगेंस्ट भी करे जा सकते हैं, और कुछ केसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ भी किए जा सकते हैं। ये यूनियन भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट जो भी होता है वो सब भी हो सकती है। क्या क्या पास किया जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट पास की जा सकती है। रिट्स अपन ने 5 देखी थी, हिबस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्शियरी, या फिर उनमें से कोई भी, या फिर साथ में भी 2-3-4 कर सकते हैं। ये अपन ने डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में कराई था, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में ये डिटेल में किया था अपन ने, तो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। पर यहाँ पे जो है किसके इन्फोर्समेंट के लिए, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ 2 चीज़ें हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल सेम है 32 में जो बताया था, 32 में भी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए हो रहा है, बट यहाँ पे एडिशनल पावर्स हैं, क्या, फॉर एनी अदर पर्पस। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो दे सकता है, ये अपन ने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हाई कोर्ट को डायरेक्टली दिया हुआ है कि वो किसी अदर पर्पस के लिए भी इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी रेट, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, ये पावर दी गई है। पर ये फॉर एनी अदर पर्पस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के लिए दे सकते हैं, एकदम इररिलेवेंट चीज़, कोई भी चीज़ के लिए दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जो एनी अदर पर्पस है, ये पर्पस आएगा इन्फोर्समेंट के लिए ही आएगा। पर किसकी इन्फोर्समेंट के लिए, कोई भी अदर लीगल राइट आ रहा है
या फिर कोई भी अगर लीगल ड्यूटी आ रही है किसी की, तो उन सब के लिए आ सकता है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो जब वो फंडामेंटल राइट था तब उसको आर्टिकल 32 के अंदर भी करवा सकते थे, पर अब वो सिर्फ एक लीगल राइट है। तो अब अगर आपको उसको इन्फोर्स करवाना है तो आप सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये एक एग्जाम्पल बनता है उसका। फिर अगर अपन क्लॉज 4 देखेंगे एक सेकंड के लिए, अभी अपन क्लॉज 1 देख रहे थे, अभी अपन क्लॉज 4 देखेंगे आर्टिकल 226 का ही। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि ये जो पावर है आर्टिकल 226 में, जो भी पावर है वो नॉट इन डेरोगेशन होगी ऑफ आर्टिकल 32। मतलब ये किसी भी तरह से आर्टिकल 32 की पावर कम नहीं कर रहा है, और आर्टिकल 32 किसी भी तरह से आर्टिकल 226 की पावर अफेक्ट नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। दोनों अपने में इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है एक तरह से। फिर अपन आते हैं क्लॉज 2 के अंदर, आर्टिकल 226 के ही क्लॉज 2 के अंदर ये अपन को एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो है उनका, बट जो लोग हैं जिनके अगेंस्ट किया जा रहा है वो बाहर है, तो क्या होगा। जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन होता है जिसकी वजह से आपका राइट वायलेट होता है, तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही वायलेट हो रहा है, मतलब राइज हो रहा है कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, या तो वो होली हो सकता है, मतलब पूरी तरह से उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर पार्टली हो सकता है, थोड़ा बहुत भी चलेगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी कॉज ऑफ एक्शन आपकी टेरिटोरी में आ रहा है तो भी आप अपनी पावर को आर्टिकल 226 की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन इफ जिस पर्सन के अगेंस्ट आप कर रहे हैं उसका जो रेसिडेंस है वो आपकी टेरिटरी में नहीं आता, आप फिर भी उसके अगेंस्ट पास कर सकते हैं। अगर कोई अथॉरिटी है या फिर कोई गवर्नमेंट है और उनकी जो सीटिंग है, उनका जो मेन हेडक्वार्टर्स है जो भी बोलते हैं, वो भी आपकी टेरिटरी में नहीं है, फिर भी आप उनके अगेंस्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं आर्टिकल 226 की। तो ये जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड में क्लॉज 2 अपन को एक क्लैरिफिकेशन बता रहा है। ये समझ आया। फिर आर्टिकल 226 का ही लास्ट क्लॉज देखते हैं, क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बता रहा है, एक एक सिनेरियो बता रहा है कि अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, इंटरिम ऑर्डर मतलब टेम्पररी रिलीफ किसी को मिली है, किसी भी तरह से इंजंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट अ पार्टी, बट ये कैसा ऑर्डर है, ये एक्स पार्टे ऑर्डर है। एक्स पार्टे मतलब कि जो पार्टी के अगेंस्ट इशू हुआ है उसको सुना ही नहीं गया है, वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी उनकी केस के दौरान, तो एक्स पार्टे ऑर्डर पास हुआ है ना। और ये ऐसे पास हुआ है कि विदाउट जो पार्टी अफेक्ट हो रही है उसको ना तो कॉपीज मिली है, पिटीशन की कॉपीज भी नहीं मिली है उनको, और उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की, सुनने की, बीइंग हर्ड। ये दो सिनेरियो हुए हैं, है ना, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट। और फिर ऐसी पार्टी जो अफेक्ट हुई है, अफेक्टेड पार्टी बोल लो, एक एप्लीकेशन लाती है हाई कोर्ट के सामने कि ये ऑर्डर को बंद कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ऑर्डर सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट बाउंड हो जाएगा ऐसी एप्लीकेशन को 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट करने के लिए। 2 वीक्स का वहाँ पे टाइमलाइन लगाई गई है, और अगर वो नहीं सुनता है, 2 वीक्स के अंदर नहीं सुन पाता है, फेल कर जाता है सुनने में, डिस्पोज ऑफ करने में, तो 2 हफ्ते के पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो ऑटोमेटिक जो ऑर्डर रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब जो एक्स पार्टी ऑर्डर यहाँ पे पास हुआ था पहले, इंटरिम ऑर्डर जो भी था, वो एक्सपायर हो जाएगा, इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं रह जाएगी उनकी। ठीक है, ये समझ आए, बहुत पर्टिकुलर सिनेरियो बताया गया है क्लॉज 3 के अंदर। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बची हैं, वो कर ही लेते हैं, आज निपटा लेते हैं इसको। फिर आते हैं अपन आर्टिकल 227 में। ये क्या बता रहा है
यहाँ पे क्लॉज 1 डिक्लेयर कर रहा है कि जो हर हाई कोर्ट होंगे, एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो सारे हाई कोर्ट जो भी होंगे उनके थ्रू आउट इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनकी टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट, जितने भी ट्रिब्यूनल आते हैं वो सबको सबॉर्डिनेट में रहेंगे, वो सबके सबॉर्डिनेट रहेंगे, हाई कोर्ट सबसे ऊपर रहेगा उनके। तो हाई कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि उनको उन पे नज़र रखनी है, उनकी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन बन रही है एक तरह से सारे कोर्ट, सारे ट्रिब्यूनल के अंदर, पर वो रहेंगे उनकी टेरिटोरी के अंदर ही। आप दूसरे किसी स्टेट की सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एक जनरल अपन को क्लॉज 1 में बताया गया है। क्लॉज 2 अपन को बता रहा है थोड़े स्पेसिफिक पावर्स। ठीक है, कि ये जनरल तो है ही, पर इन पर्टिकुलर क्या क्या एक्सरसाइज कर सकता है, क्या क्या पावर एक्सरसाइज कर सकता है हाई कोर्ट। तो वहाँ पे है कि वो कॉल कर सकता है फॉर रिटर्न्स, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी फाइल, कुछ भी कोर्ट से, कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट से मंगवा सकता है, ये उसकी एक पावर होगी। फिर क्या है, वो इशू कर सकता है, बना सकता है, इशू और मेक क्या, जनरल रूल्स बना सकता है और फॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकता है। किस चीज़ के लिए ये करे जाएंगे कि प्रैक्टिस और प्रोसीडिंग कैसी होनी किसी भी कोर्ट में, उनके सबॉर्डिनेट जो भी कोर्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस प्रोसीडिंग को रेगुलेट भी करने की पावर होगी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, वो बुक्स में एंट्रीज, बुक्स में जो भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, अकाउंट्स कैसे लेना है और अकाउंट्स, ये सब भी हाई कोर्ट बता सकता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कि कैसे करना है। क्लॉज 3 अपन को एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो सेटल कर सकता है क्या, टेबल ऑफ फीस, कि कितनी कितनी क्या क्या फीस लेनी है, कैसे लेनी है सबके लिए, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट के लिए, कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कैसे कैसे फीस ले सकते हैं, ये हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट के लिए तो कर ही सकता है, और वहाँ पे साथ साथ एडवोकेट जो उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी कैसे फीस स्ट्रक्चर होगा वो सब भी प्रिस्क्राइब कर सकता है हाई कोर्ट। बट ये जो पावर है आर्टिकल क्लॉज 2 के अंदर जो पावर है कोई भी सुपरिटेंडेंस का एक्सरसाइज करने की, रूल्स बनाने की, और क्लॉज 3 में जो पावर्स है रूल्स बनाने के लिए वो प्रोवाइजो में बताया है कि उसमें जो है अप्रूवल चाहिए रहेगा, किसका, यहाँ पे अप्रूवल चाहिए रहेगा गवर्नर साहब का। और ऐसे जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। कंसिस्टेंट किससे, बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ जो इन इफेक्ट है उस एरिया में, तो उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते, और गवर्नर का अप्रूवल भी ज़रूरी है कोई भी रूल बनाने के लिए क्लॉज 2 या क्लॉज 3 के अंदर। ठीक है, और फिर अपन को क्लॉज 4 एक आखिरी बात बता रहा है कि ये पूरा आर्टिकल 227 पूरे में, मतलब सुपरिटेंडेंस की जो पावर है हाई कोर्ट्स की, वो किस पे नहीं लगेगी, वो ऐसे एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसी भी लॉ के अंदर जो रिलेट करता है आर्म्ड फोर्सेस से। तो आर्म्ड फोर्सेस के लॉज के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट्स बनते हैं उन कोर्ट्स पे हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली क्लॉज 4 अपन को डिक्लेयर कर रहा है, और आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट्स को एग्जेम्प्ट कर रहा है आर्टिकल 226 के अंदर से। ठीक है ना, फिर अपन देखते हैं इसको एक्सरसाइज करने का एक एग्जाम्पल काइंड ऑफ बताया गया अपन को आर्टिकल 228 के अंदर। ये क्या बता रहा है कि ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस को, सर्टेन केसेस, पर किसको कर रहे हैं, टू हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या पावर दी गई है, अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि कोई एक केस है जो कि पेंडिंग है, कहाँ पे, उसके सबॉर्डिनेट किसी भी कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा है ना, और वो केस कैसा है, वहाँ पे क्या है, केस में इन्वॉल्व है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, किस चीज़ को रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन है और वो पेंडिंग है किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में, और फिर कोर्ट को लगता है, कोर्ट डिटरमाइन करता है, हाई कोर्ट, कि ऐसा क्वेश्चन जो है उसका आंसर निकालना नेसेसरी है। मतलब जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, तो जो केस का डिस्पोजल है वो ही नहीं हो पाएगा। तब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तब हाई कोर्ट जो है दो चीज़ें कर सकता है। या तो वो उसको विड्रॉ कर ले, विड्रॉ मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट से बुलवा के अपने पास ले आए, है ना, तो उसके पास खुद के पास मंगा लेगा और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ खुद कर देगा केस को, क्वेश्चन को भी खुद सॉल्व कर लेगा और पूरे केस को भी वो खुद ही सॉल्व कर लेगा। डिस्पोज केस इटसेल्फ। या फिर विड्रॉ करने के बाद वो सिर्फ उस क्वेश्चन को आंसर करेगा, जो भी क्वेश्चन रेज हुआ था इंटरप्रिटेशन को लेके, सिर्फ उतने को सॉल्व करेगा। और ये करने के बाद जजमेंट जो भी आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इसको सबॉर्डिनेट कोर्ट को वापस भेज देगा, जिस भी कोर्ट से उसने मंगाया था, केस को विड्रॉ किया था, है ना, उसके बाद भेज देगा। फिर इस जजमेंट के बेसिस पे, इसके अकॉर्डेंस में वो कोर्ट जो रहेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट, वो बाउंड होगा डिस्पोज ऑफ करने के अकॉर्डिंग में। ठीक है, फिर 229 है, ये वाला तुम लोग एक बार खुद देख लेना। आर्टिकल 229 बिल्कुल सिमिलर है जो अपन ने कल छोड़ा था एंड में। यहाँ पे बताया गया है जो ऑफिसर्स होंगे एंड सर्वेंट्स होंगे हाई कोर्ट के, उनके वर्किंग कंडीशन, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह से प्रोसेस बताया है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग एज सच देखो मैं बता दे रहा हूँ इसमें। तो जो भी अलग से अपॉइंट ऑफिसर सर्वेंट्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा? चीफ जस्टिस साहब करवाएंगे, बट इसके लिए गवर्नर का अप्रूवल लगेगा, है ना। नहीं सॉरी, गवर्नर बता सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर कोई पर्सन ऑलरेडी अटैच्ड है, नहीं है किसी भी कोर्ट में, तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये बताया जा सकता है। बट अगर ऐसा कोई अपॉइंटमेंट करना है तो वहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसल्टेशन ज़रूरी रहेगा करने के लिए। तो एक बार ये आर्टिकल 229 एक बार रीड मार लेना, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सैलरीज अलाउंसेस और लीव की बात करी गई है, जिसके लिए अप्रूवल लगेगा गवर्नर साहब का। बट जो थर्ड वाला है यहाँ पे बताया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट के, उसमें वो चार्ज होंगे कहाँ पे? वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के थ्रू। ये अपन ने कल भी एक बार देखे थे। और जो भी फीस अपन भरते हैं या फिर कोई भी मनी जाता है कोर्ट के पास, वो इस फंड का, स्टेट का जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर एक आखिरी आर्टिकल अपना देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड, कि हाई कोर्ट का और यूनियन टेरिटरी का कैसे रिलेशन बनता है। बस एक आखिरी आर्टिकल बचा है भाई। ठीक है, आर्टिकल 230 ये क्या बता रहा है? यहाँ पे क्लॉज 1 अपन को बताएगा कि पार्लियामेंट लॉ बना के दो चीज़ें कर सकता है। क्या? एक्सटेंड कर सकता है या फिर एक्सक्लूड कर सकता है। किसको? ज्यूरिस्डिक्शन को। किसी भी हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन को पार्लियामेंट लॉ बना के बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। किसके लिए? किसी भी यूनियन टेरिटरी की तरफ। तो कोई स्टेट का ही हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के लिए भी हाई कोर्ट का एज ए हाई कोर्ट हो सकता है। फिर अपन को क्लॉज 2 बता रहा है कि जहाँ पे भी ऐसा एक्सटेंड किया गया है, कोई भी स्टेट का कोई हाई कोर्ट है, वो कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है ज्यूरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का अलग से कोई भी हाई कोर्ट नहीं होगा, कोई स्टेट का ही हाई कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन को बढ़ा के यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर देंगे।
और जब कोई हाई कोर्ट ऐसी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है, तब दो चीज़ें होंगी, तब दो रिस्ट्रिक्शंस है बेसिकली। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एम्पावर नहीं होगा, नॉट बी एम्पावर्ड। किसके लिए? वो ना तो बढ़ा सकता है, या तो वो ख़त्म कर सकता है, या तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसको? जुरिस्डिक्शन को। मतलब अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के किसी का भी किसी भी स्टेट हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको कम नहीं कर सकता। ये अपन को क्लॉज 1 में बताया, क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए में बताया है। और जो अपन ने 227 में देखे थे कि प्रीवियस अप्रूवल लगेगा गवर्नर का, तो वहाँ पे जो भी, जहाँ पे भी गवर्नर वर्ड का यूज़ हुआ है 227 ही आई थिंक, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ, आर्टिकल 227 में जब अपन ने देखा था कि कोई भी रूल्स बनाते हैं एज सुपरिटेंडेंस में, तो वहाँ पे गवर्नर का अप्रूवल लगता है। बट अगर यूनियन टेरिटरी के लिए अगर हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पे अपन गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट मान लेंगे। ये सिंपल सी बात अपन को बताई गई है यूनियन टेरिटरी के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही।